नमस्कार दोस्तों। टीम वेल्थ इनसाइट की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नए साल में हम बहुत सारे अपने रिजोल्यूशन बनाते हैं। कई तरीके के जिंदगी के अपने एस्पेक्ट रहते हैं। जैसे जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है कि वेट लॉस करेंगे, 1 तारीख से जिम जाएंगे, वॉक करना शुरू करेंगे, खाने पे कंट्रोल करेंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, ड्रिंक्स कम कर देंगे। इस तरीके की कई रिजोल्यूशंस हम लेते हैं। तो उन्हीं रिजोल्यूशन में जो एक पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है फाइनेंशियल, हमारी लाइफ का। क्या हम फाइनेंस से रिलेटेड कोई रिजोल्यूशन अपनी लाइफ में लेते हैं क्या? और फाइनेंशियल रिजोल्यूशन भी हम लेते हैं तो जनरली अपने टर्नओवर से रिलेटेड रिजोल्यूशन लेते हैं कि मेरा बिजनेस मैं इस साल 25% बढ़ा दूंगा, 50% बढ़ा दूंगा। लेकिन ये सब करके आखिरी में क्या? तो वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। हमारे भी कई क्लाइंट ने शेयर किया कि भाई, हमने अगर फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ठीक करनी है या फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना है तो क्या रिजोल्यूशन हमने लेना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो इसी बात पे आपसे चर्चा की जाए। तो मैंने ऐसे 7 रिजोल्यूशन आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर आप उन रिजोल्यूशंस पे काम करते हैं तो वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज आप और हम मिलकर ये 7 न्यू ईयर रिजोल्यूशन पे बात करें। और दोस्तों, ये सिर्फ एक बात नहीं रहेगी, मैं आपको इसमें स्ट्रेटेजी भी दूंगा कि किस तरीके से आप वास्तव में उस पर वर्क कर सकते हैं। तो अपने पेन और पेपर साथ में रखिए और इसको नोट डाउन करिए और इस पे वर्क करिए। और अगर आपको कहीं भी हमारी हेल्प भी लगी या कभी कभी आपको लगा कि कोई डिस्कस करना है तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि पैसे हमारे ड्रीम से कम पड़ते हैं, या जिस समय पे हमको कोई चीज करनी रहती है तो उतने पैसे हमारे पास नहीं रहते हैं? ऐसा अगर आपको लगता है तो ये 7 रिजोल्यूशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये रिजोल्यूशंस हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। तो सबसे पहला आपका रिजोल्यूशन होना चाहिए, आई विल सेट माय फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों, हम हर चीज के लिए गोल बनाते हैं। जैसे सुबह घर से निकलते हैं तो हमको मालूम रहता है स्पेसिफिकली कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ऑफिस जाने वाले हैं, मार्केट जाने वाले हैं, बच्चों के स्कूल जाने वाले हैं, हमको क्लियर रहता है। शाम को ऑफिस से घर निकलते हैं तो भी मालूम रहता है कि घर जा रहे हैं, दोस्तों के यहाँ मिलने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमको मालूम रहता है कि भाई यहाँ से हम बॉम्बे जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। बहुत क्लियर आपको मालूम रहता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, कब तक जाने वाले हो, और उसके लिए क्या क्या तैयारी लगती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फाइनेंशियल जो गोल रहते हैं उसके बारे में हमें कोई पता नहीं रहता। हम चलते रहते हैं तो भाई अच्छा ही होगा, सब हो जाएगा, जब होगा तब ठीक कर लेंगे। लेकिन इसीलिए जो एक सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट रहता है वो उस कारण रहता है कि हमें मालूम ही नहीं है। या तो दौड़ते दौड़ते हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें कहाँ तक पहुंचना है जिससे कि हमारी जिंदगी के सभी इच्छाएं पूरी हो, हमारे टारगेट कंप्लीट हो। या तो कई बार मैंने कई लोगों को ये भी देखा है कि वो अपने गोल से बहुत ज्यादा अचीव कर चुके हैं जो एक्चुअल में उनको अचीव ये करना है, लेकिन दौड़े जा रहे हैं। मालूम ही नहीं कि उनका गोल पीछे छूट गया। अभी वो लाइफ को रिलैक्स वे में ले सकते हैं, आराम से अपनी जिंदगी को मजे से अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बिना स्ट्रेस लिए निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी दौड़ते हैं। तो ये दोनों भी जो पैराडाइम है कि या तो आपको मालूम ही नहीं है कहाँ तक पहुंचना है, या तो आप जहां पहुंचना है उससे बहुत आगे निकल गए। तो ये दोनों को बैलेंस करने के लिए आपका फ्यूचर फाइनेंशियल गोल आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपने नोट डाउन करना चाहिए आपके ये 3 इंपॉर्टेंट गोल्स। पहला है शॉर्ट टर्म गोल, कोई भी फाइनेंशियल गोल जो आप 1 साल में अचीव करना चाहते हैं।
तो इसमें कुछ चीजें हो सकती है जो इमीडिएट करने की जरूरत है, कुछ एक साल के अंदर करने की जरूरत है। इमीडिएट वाली कौन सी है कि मान लो अगर आपका हेल्थ कंसर्न है और आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आजकल तो कोरोना के काल में आपको मालूम ही है कि कोई भी कभी भी बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होता है और उसमें कितने पैसे लगते हैं। तो इमीडिएट वो बात की बात नहीं है, वो आपको इमीडिएट करना है कि अपना एक प्रॉपर मेडिक्लेम आपके पास होना चाहिए। हम लोग हमारे पीछे रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली की रहती है, हमारे बिजनेस की रहती है, लेकिन कई उसमें लोन लिए रहते हैं, लेकिन हम उस पे कोई उनके लिए सिक्योरिटी कवर कुछ नहीं रहता कि कल को हमको कुछ हो गया तो हमारी फैमिली को कौन देखेगा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा, या हमारे बिजनेस को कौन देखेगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क रहता है, ये आप प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस लेके पूरा कर सकते हैं। क्या कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आपके पास प्रॉपर डिसेबिलिटी कवर है क्या, जो उस टाइम पे आपको पैसे दे। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है कि भैया 6 महीना मेरा काम नहीं चला या 1 साल मेरी नौकरी नहीं रही, तो भी मेरे घर का खर्चा या मेरे ऑफिस का खर्चा मुझे कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे ऐसा एक इमरजेंसी फंड अपन ने लिक्विड में बना के रखा है क्या। ये इमीडिएट वाले आपके गोल्स हैं, होने चाहिए। और शॉर्ट टर्म कि भाई 1 साल के अंदर मान लो कुछ रिनोवेशन करना है, या कहीं इंडिया में घूमने जाना है, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी फंक्शन आपको करना है। ये गोल्स होते हैं जो आपको 1 साल के अंदर अचीव करने हैं। तो आपको ये लिखने पड़ेंगे कि ये शॉर्ट टर्म के मेरे 1 साल के गोल कौन कौन से। मिड टर्म होता है जो 1 साल से 5 साल के बीच में जिनको अचीव करना रहता है। तो ये कौन से गोल हो सकते हैं। मान लो आपको अपनी गाड़ी नई लेनी है, या घर अपग्रेड करना है, या कहीं फॉरेन ट्रैवल करने जाना है, या आपके बच्चे कुछ हायर स्कूल में पहुंचने वाले हैं जिसमें कुछ ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। तो इस टाइप के जो गोल रहते हैं जो 1 साल से 5 साल के बीच के रहते हैं, तो आपको वो भी कौन सी डेट या कौन सा ईयर रहेगा और कितना अमाउंट रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। और थर्ड है लॉन्ग टर्म, कि एनीथिंग बियॉन्ड 5 ईयर, फिर वो 5 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 30 साल हो सकता है। तो ऐसे कोई गोल, और ये मेजरली अपने लाइफ इवेंट से रिलेटेड रहते हैं कि भाई बच्चों का हायर एजुकेशन है, हमको उन्हें फॉरेन भेजना है पढ़ने के लिए, तो वो एक बड़ा गोल होता है लॉन्ग टर्म का। बच्चों की शादी, कई कम्युनिटी ऐसी रहती है जहाँ पे शादी पे बहुत खर्चा आता है, अपने बच्चों पे भी आता है। मारवाड़ी फैमिली में तो मायरा भी करते हैं, तो वो मामा का रोल निभाना पड़ता है, उसमें भी पैसे लगते हैं। हम खुद कब तक काम करेंगे कि भाई एक टाइम के बाद हम बिना काम किए भी हमको पैसिव इनकम आती रहे, सेकंड इनकम आती रहे, ताकि हम पैसे के लिए काम नहीं करें, अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करने के लिए या गिविंग बैक टू सोसाइटी काम करें। तो वो पैसिव इनकम कहाँ से आएगी, कब से आएगी, ये लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो आपको जब आप ये पीरियड, गोल और उसकी अमाउंट, और अमाउंट को थोड़ा सा इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लो आज फॉरेन एजुकेशन के लिए 1 करोड़ रुपया लग रहा है, तो अगर आपका बच्चा 10 साल बाद जाने वाला है तो 10 साल बाद वो 1 करोड़ का कितना हो सकता है। तो इस टाइप से जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप गोल ये सब लिखते हैं, तो ये आपके सामने क्लियर होता है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए ये फाइनेंस की जरूरत है। एंड देन यू कैन अलाइन योर सेविंग्स विद दोस गोल्स। जैसे आपने टिक कर सकते हैं कि हाँ, मैंने ये चीज की हुई है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस निकला हुआ है, तो चलो ठीक है, कितने का निकला है वो सामने में लिख लिया, 5 लाख का निकला है। अब वो 5 लाख काफी है या मुझे 10 लाख की जरूरत है, ये बाद में आपकी सोचने की जरूरत है। वैसा ही बच्चों का एजुकेशन से रिलेटेड आपने कुछ एसआईपी शुरू की हुई है, तो वो उतने साल में कितना बना लेंगी, थोड़ा सा वो बैक कैलकुलेशन आपने किया, तो आपको समझ में आएगा कि आप जो कर रहे हो वो प्रॉपर है क्या। और जब आप अपने सेविंग को अपने गोल के साथ टैग करते हो, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप वो सेविंग को ब्रेक नहीं करते। नहीं तो क्या होता है, अगर अपने पास हमारी सेविंग का कोई गोल के साथ टैग नहीं होता ना,
तो फिर कोई भी जरूरत आ जाती है हम किसी भी सेविंग को ब्रेक कर लेते हैं, या हमको लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, ये क्या करना है, अभी तो इससे ज्यादा वो दे रहा है या उससे ज्यादा वो दे रहा है, या अभी इस खर्चे की जरूरत है, बाद में मैं सेव कर लूंगा। लेकिन जब आपको मालूम है कि ये फंड जो खड़ा हो रहा है ये मेरी बिटिया की शादी के लिए है, तो आप उसको कार अपग्रेड करने के लिए उसको यूज नहीं करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने फाइनेंशियल गोल को लिखिए और अपने सेविंग को स्लोली उसके साथ अलाइन करिए। दिस इज द फर्स्ट रिजोल्यूशन यू मस्ट हैव। दूसरा है आपका रिजोल्यूशन होना चाहिए कि आई विल इंक्रीज माई एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम किसको बोलते हैं? जिसमें आपकी माइंड बॉडी टाइम लगता है। अब आप बोलेंगे कैसे एक्टिव इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसके तीन तरीके हैं जिससे आप एक्टिव इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए, आपकी फैमिली मेंबर कोई ऐसा है क्या जो या तो कोई काम में नहीं है, या तो एक ही काम को दो तीन जने मिलके कर रहे हैं, जिसको एक जना भी कर सकता है। एक दुकान है जिसमें दो भाई भी बैठे हैं, फादर भी बैठे हैं, और तीनों मिलके उसको कर रहे हैं, जबकि एक बंदा वहां बैठा रहे तो भी उसको चला सकता है। तो इसको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि जहां जरूरत नहीं है वही अगर दो बंदे दूसरे दो चीजें और करें तो वो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम को बढ़ा सकता है। हर फैमिली मेंबर को एक रेवेन्यू सेंटर समझ के यूज करिए। मैंने कई जो बिजनेस कम्युनिटी रहती है, मारवाड़ी हो गए, गुजराती हो गए, उसमें देखा है कि वो हस्बैंड बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा तो भी वाइफ साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करती है। वो या तो साड़ी का काम करेगी, या तो ज्वेलरी का काम करेगी, या तो अचार ही बनाएगी, कुछ तो भी खाने की चीज बना के बेचेगी। दे वॉन्ट टू बी एम्प्लॉयड गेनफुली। ये हमारे को कई बार नहीं मालूम रहता है। हमारे घर की लेडीज सिर्फ होम मेकर बन के रह जाती है। होम मेकर होना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब बच्चे एक एज के बड़े हो जाते हैं तो उनको माँ बाप की उतनी ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ रिसोर्सेस चाहिए रहते। शायद वो आपसे ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ उनके फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर वो लेडी अगर गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है कुछ चीजों में जिसमें उसको अच्छा लगता है, तो वो फ्रस्ट्रेट होना चालू होती है। तो पहले तो देखिए कि अपने फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं एम्प्लॉयड नहीं है। दूसरा, कि एक ही काम को अगर दो तीन जने मिलके कर रहे हैं जो जिसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दो अलग वर्टिकल हम संभाल रहे हैं, एक ऑपरेशन देख रहा है, एक फाइनेंस देख रहा है, और दोनों इतना वास्ट फील्ड है कि एक जना नहीं कर सकता, तो समझ में आता है। लेकिन एक ही काउंटर पे बैठे हुए हैं, ये भी ये सामान दे रहा है, वो कैश गिन रहा है, तो वो कोई फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फ्रूटफुल आपका वोकेशन नहीं है, जिसके लिए आप किसी को 5-10 हज़ार रुपए देकर वहां बैठा सकते हो जो काम करने के लिए। और अगर वो काम आप कर रहे हो तो आप अपने आप को साथ जो आपकी खुद की वैल्यू है वो रियलाइज नहीं कर रहे। तो ये दो चीजें उसमें है। अब अब समझ में आ गया कि हाँ, ये मेंबर को ये फ्री है, इसको कुछ काम दिया जा सकता है। तो उसको कैसे फिर आगे बढ़ाना? तो उसकी स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपकी नीश क्या है। नीश का मतलब है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो करने में आपको बहुत मजा भी आता है, आपकी उसमें थोड़ी मास्टरी भी है, और लोगों को उसकी जरूरत भी है। मान लो ऑर्गेनिक फूड आपको बनाना अच्छा लगता है, और आज जरूरत भी है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, उसकी एक अलग कम्युनिटी है, और आपके पास ऐसी रेसिपी है या ऐसे सोर्स है जहाँ से आप वो चीजें बहुत टेस्टी बना के या बहुत हेल्दी बना के आप लोगों को दे सकते हो। ये आपका नीश हो गया। सेकंड उसका स्टेप आता है कि उस फील्ड के बारे में कंटिन्यूअस लर्निंग करिए। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या मैं उसका मास्टर हूँ? कोई भी चीज को अगर आप 5,000 घंटे तक कंटिन्यूस जिसकी लर्निंग यानी ओवर द पीरियड करोगे तो आप उसके मास्टर बनते हैं। और अगर 10,000 घंटे तक आपने उस फील्ड में लर्निंग कर ली तो आप वर्ल्ड के बेस्ट
उसके एक्सपर्ट में पहुंच सकते हैं। और आजकल लर्निंग पहले जैसी नहीं रही कि बहुत तकलीफदायक है। आपकी यूट्यूब, इंटरनेट इतना इजीली आपको हर चीज अवेलेबल है। आप सिर्फ उसमें डालिए, आपको हर चीज मिलेगी कि ये चीज कैसे की जा सकती है। और जितना कोई भी चीज को करने के लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत है, उसका मैं मानता हूँ 60-70% तक का नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो उसका फायदा उठाइए। दिन में कम से कम 1 घंटा आपकी जो एक्सपर्टाइज है, आपका जो फील्ड है, उसकी लर्निंग में लगाइए। चाहे आप कितने भी अपने फील्ड में जाने माने रहे होंगे। जैसे आप देखते होंगे डॉक्टर्स भी कंटिन्यूस एजुकेट करते रहते हैं खुद को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते रहते हैं, एडवोकेट्स करते रहते हैं। ऐसे ही हमको भी कंटिन्यूस अपने को अपग्रेड करने पड़ेगा। तभी जाके हम प्रोफेशनल गिने जाएंगे, तभी जाके हम एक्सपर्ट गिने जाएंगे। तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग करिए। तीसरा, आजकल के ऑनलाइन के जमाने में छोटा छोटा कंटेंट बनाइए। अभी जैसे वही एग्जांपल है ऑर्गेनिक फूड का। आप छोटा सा अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं जिसमें आप ये हेल्दी स्नैक्स कैसे बनते हैं, उसका फायदा क्या रहता है, एक छोटी सी आप उसकी वीडियो बना सकते हैं, उसकी इंस्टा की रील बना सकते हैं। और ये जब आप कंटिन्यूस ऑनलाइन करना शुरू करते हैं, तो एक पीरियड आता है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। लोग आपको अ, उस फील्ड में एक्सपर्ट मानते। देखिए, आज के इंटरनेट के जमाने में आपका नाम सुन के सबसे पहले लोग आपको फोन नहीं करते। वो पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं कि आपका कोई कंटेंट है क्या, आपका यूट्यूब चैनल है क्या, आपकी वेबसाइट है क्या, आपका इंस्टाग्राम है क्या। और वहां आपका जो कंटेंट मिलता है, वो देख के फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि आप अपनी फील्ड में कैसे हैं। तो ऑनलाइन कंटेंट, और उसमें ये मत सोचिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो मराठी में ही बोलता हूँ, बोलती हूँ, या तो मेरी टोनिंग ही बड़ी अजीब है। हर एक चीज के कस्टमर हैं। हर एक चीज को लाइक करने वाली एक कम्युनिटी है। कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में छोटी से छोटी चीज, कॉन्ट्रैक्टरशिप को उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, सिविल कॉन्ट्रैक्टरशिप। आज उनको फॉरेन से ऑर्डर मिलते हैं। लोग उनको एज एन एक्सपर्ट बुलाते हैं अपने साइट पे कि भाई आप आके हमारी साइट पे वीडियो बनाओ, हम आपको उसके लिए पैसे देंगे। तो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना शुरू करिए। और लास्ट, अपने फील्ड से रिलेटेड या अपने काम को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग और कोलैबोरेट करना शुरू करिए। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको नेटवर्किंग करने का मौका देती है, जैसे बीएनआई हो गया। कई चीजें हैं। और नॉन कंपीटिंग पर्सन से आप कोलेबरेट कर सकते हैं। जैसे आपका वही ऑर्गेनिक वाला एग्जांपल लें, तो कई रेस्टोरेंट होंगे जो शायद ऑर्गेनिक फूड नहीं बनाते हैं। तो आप उनके साथ कोलेबरेट कर सकते हैं कि भाई हमारा एक काउंटर रखें। या आप जोमेटो के साथ कोलेबरेट कर सकते हैं कि आपका डिश उसके थ्रू जाए। तो अगर आप ये 4 चीजें करते हैं, तो आपका कोई भी मेंबर अपना एक्टिव इनकम इससे क्रिएट कर सकता है, बढ़ा सकता है। और तीसरा, 2 चीज हमने बात की कि कौन सा फैमिली मेंबर खाली है, उसको यूज करना है। दूसरा, हमने बताया कि वो किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है एक्टिव इनकम बढ़ाने की। और तीसरा, कुछ नहीं तो इन्वेस्टमेंट से अपनी इनकम बनाइए। स्टॉक मार्केट हो गया, करेंसी मार्केट हो गया, मेटल मार्केट हो गया, कमोडिटीज हो गया। अगर आप उस फील्ड से नॉलेज रखते हैं या उस फील्ड में रिलेटेड है, तो आपको कई ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी, या आप स्टडी भी कर सकते हैं। आज कितने लोगों का डीमैट अकाउंट खुल रहा है, वो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपनी इनकम उसके थ्रू बना रहे हैं। तो एक, ऐसा नहीं बोलता कि सब चीज अपना काम छोड़ के आप उसमें लगिए, लेकिन दिन में आधा 1 घंटा भी अगर आप उसको ईमानदारी से देंगे, और उसमें भी सब यही आएगा कि आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, नेटवर्क ऐसे लोगों के साथ बनाना पड़ेगा जो उस फील्ड में कई सालों से है, एक्सपर्ट हैं, थोड़ा जानते हैं। तो अगर आप आधा 1 घंटा, अगर आप बिजी भी हैं, अपना काम कर रहे हैं, दूसरा नहीं करना चाहते, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो वॉरेन बुफेट ने जैसे कहा था कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, एटलीस्ट मेक योर इन्वेस्टमेंट गेट यू सेकंड अर्निंग।
तो आपकी सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग तो होनी ही नहीं चाहिए। आपकी फैमिली में दो सोर्स, तीन सोर्स, चार सोर्स से जब इनकम आनी शुरू होगी तो फिर आपके पास पैसे बचेंगे जिसको आप कहीं पे गेनफुली सेव कर सकोगे और आगे के जो स्टेप्स हैं उसके लिए यूज कर सकोगे। तो ये है आपका सेकंड रिजोल्यूशन। थर्ड रिजोल्यूशन है जो थोड़ा आजकल के जनरेशन में डिफिकल्ट है कि अनवांटेड एक्सपेंसेस रिड्यूस करूंगा। अब अनवांटेड कौन से हैं और वांटेड कौन से हैं? तो जो ये इसके 5 स्टेप है जो इसको आप पैरामीटर में अपने वांटेड है या अनवांटेड है उसको परख सकते हैं। पहला है कि प्रायोरिटाइज योर नीड ओवर वांट्स। हमारी जरूरत क्या है और हमारी चाहत क्या है। मान लो आपकी नीड है कि आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से क्लाइंट के यहाँ जाना है, आपको एक अच्छे फोर व्हीलर की जरूरत है। तो अच्छा फोर व्हीलर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख में भी आता है, 3-4 लाख में भी आता है, और 50-60 लाख, 1 करोड़ का भी आता है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है तो आपकी नीड शायद 4-5-6 लाख से 10 लाख के बीच में भी पूरी हो सकती है। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं तो शुरुआती मर्सिडीज से करूंगा, तो फिर आपके फाइनेंस में स्ट्रेस आएगा ही। अभी मेरे एक क्लाइंट के साथ मैं बैठा था तो वो अपने एक फ्रेंड के बारे में बता रहे थे कि वो एमएनसी में काम करते हैं, उनका पैकेज 40-50 लाख का है साल का। उनकी वाइफ भी काम करती है जो 10-15 लाख रुपए कमाती है, लेकिन हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रेस में ही रहते हैं, चौक ही रहता है। कारण क्या है? वॉन्ट्स बहुत सारे हैं। अभी घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लेकिन 16 लाख की बाइक लेके आ गए और वो बाइक घर पे ही खड़ी है। साल भर होने के बाद वो बोलते हैं कि यार ये बाइक तो चला नहीं रहे, उसको 10 लाख में बेच देते हैं। तो अब क्या हुआ? 6 लाख का सीधा सीधा आपने नुकसान किया। अब वो बेच के वो सुधरे नहीं, अब वो जाके 40-50 लाख की गाड़ी लेके आ गए, वो भी घर पे ही खड़ी है। अब उसकी ईएमआई तो चालू है। अब ये आपकी वांट्स है कि आपको क्या चाहिए, आपकी नीड नहीं। आपकी नीड है, मान लो कि आपको 3 BHK घर में काम हो जाता है और आप 6 बेडरूम का विला ले लेते हैं जो आजकल 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का नीचे नहीं आता है, तो उसकी ईएमआई तो आपको भरनी है। तो वो आपका फाइनेंस को चुप करेगा। तो ये थोड़ा प्रायोरिटाइज करिए कि मेरी नीड क्या है। देखिए आपकी जो बेसिक नीड्स है उसको अच्छी तरीके से पूरा करना आपका काम है, वो आपको, आप डिजर्व करते हो उसको। लेकिन आपके वांट्स के चक्कर में आप अपने फाइनेंस को स्ट्रेस मत करिए। दूसरा है, कई बार लोगों को समझता ही नहीं कि मेरे खर्चे कहाँ हो रहे हैं। तो ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अपने कम से कम 1 महीना लेके उसमें अपने पूरे खर्चे अलग अलग हेड में हम कहाँ कर रहे हैं वो एक बार नोट करिए, और उसके बाद हस्बैंड वाइफ बैठ के उसको इवेल्युएट करिए कि हमारा खर्चा कहाँ हो रहा है। अगर आपको ये चाहिए तो हमारे पास उसकी एक अलग शीट है। हम उस आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप हमको मैसेज डालेंगे तो हम आपको उसको व्हाट्सएप कर देंगे कि भाई ये शीट है, इस पे आप अपना एक्सपेंसेस ट्रैक करिए। उससे बहुत कुछ आपको क्लैरिटी आएगी। कई बार आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि यार ये साइड में तो अपन इतना सा बाहर से बुलाने में ही हमारा इतना खाना जोमेटो पे हम इतना सारा महीने भर में खर्चा कर देते हैं। ये जब आप लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। या शॉपिंग करने में मैं इतना खर्चा कर देता हूँ या कर देती हूँ जिसकी मुझे शायद जरूरत भी नहीं है। तो ट्रैक करिए, उससे आपको आइडिया आएगा। थर्ड है कि इम्पल्स बाइंग जो रहती है उसको अवॉइड करिए। आजकल वो मोबाइल का जमाना है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ऐसे बहुत सारे आपके साइट्स हैं, और देखने के बाद आपको इमीडिएट लगता है कि अभी तो खरीद ही लेना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड भी है, यूपीआई भी है, इमीडिएट पेमेंट भी हो जाता है, 2 दिन में घर पे आ भी जाता है। और बाद में समझता है कि यार इसकी जरूरत नहीं थी, ऐसे तो पहले ही मेरे पास दो और पड़े थे। ये इम्पल्स बाइंग होती है। तो कभी भी ऐसा अगर आपको कोई चीज लगे तो उसको लेके कार्ट में सेव कर दीजिए। एटलीस्ट उसको 24 घंटे, 48 घंटे दीजिए। वो चीज वहां से भागने वाली नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए अपने पास वो चीज है क्या या उसकी जरूरत है क्या। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत सही में जरूरत है मुझे, आप फिर बाय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन इम्पल्स बाय मत करिए कि यार दिख गया सामने और खरीदना है। इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन का हमारा इमोशन रहता है उसको थोड़ा सा कर्व करिए। चौथा है अनवांटेड एक्सपेंसेस को अवॉइड करने का। फोकस ऑन वैल्यू ओवर प्राइस। कोई भी चीज में आपको वैल्यू कितनी मिल रही है वो ज्यादा देखिए बजाय इसके कि प्राइस के। अब जैसे कई बार लग्जरी गाड़ी की आपको इच्छा है और आपको लगता है मुझे चाहिए, लेकिन मान लो वो 60-70 लाख 80 लाख 1 करोड़ की आ रही है नहीं। और दोस्तों आपको ये बोलता हूं कि ये डेप्रिशिएबल आइटम्स है। शोरूम से बाहर निकालोगे 10-20 लाख उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो क्या कोई आपको इसी मेक की गाड़ी 1 साल चली हुई, 6 महीने चली हुई, 4-5 हजार किलोमीटर चली हुई, अगर आप वो देखेंगे तो हो सकता है आपको आधे से कम रेट में वो मिल जाए। तो वहां वैल्यू देखिए कि आप जो चीज पे कर रहे हो उसकी आपको पूरी वैल्यू मिले, बजाय इसके कि आप पूरा उठा के 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ ब्लॉक कर देंगे। और लास्ट है, रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल सेट करिए। कई लोग रहते हैं कि बस 2 साल में मैं फ्री हो जाऊंगा, 5 साल में तो मेरे सब टर्नओवर 10 गुना हो जाएगा। तो पॉसिबल है क्या? थोड़ा बैठ के देखिए। अगर हो सकता है तो नथिंग लाइक इट। बट कई बार क्या फिर वो नहीं हुआ तो फिर फ्रस्ट्रेशन भी आता है और हम आगे गोल बनाने से ही बंद कर देते हैं, या तो फिर खर्चों को कंट्रोल करना ही छोड़ देते हैं। तो उसके कारण भी हम अनवांटेड खर्चा करना शुरू कर देते हैं कि जो हमारे गोल अनरियलिस्टिक ही होते हैं, तो हमको लगता है यार वो तो अचीव होंगे ही नहीं, तो जो है हाथ में वो पूरा खर्चा कर दो। तो रियलिस्टिक जब फाइनेंशियल गोल बनाओगे और उसके ऊपर सेविंग प्लान डालोगे तो ऑटोमेटिक आपको अपने खर्चे जो नहीं जरूरत है उसको कम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। तो ये 5 स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप अपने अनवांटेड खर्चों को बचा सकते हो। ऐसा कहते हैं कि अगर आप ऐसी चीजें खरीदते रहोगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो जल्दी ही आपको ऐसी चीजें बेचनी पड़ेगी जो आपके लिए जरूरत की। बहुत डीप मैसेज है इसके अंदर। चौथा रिजोल्यूशन आपका होना चाहिए, आई विल इंक्रीज माई सेविंग। अगर मेरी एक्टिव इनकम बढ़ रही है, अनवांटेड एक्सपेंसेस में कट कर पा रहा हूं, तो हमने हमारी सेविंग भी बढ़ानी चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं अपन? ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन इसका मैसेज मैं आपको बताता हूँ। 5 सिंपल सेविंग स्ट्रेटेजी। पे योर सेल्फ फर्स्ट। यानी पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि आप अपनी इनकम में से एक परसेंटेज सेट कर लो कि भैया मेरी जो इनकम रहेगी उसका 10%, 20%, 30%, 50% जो भी होगा, मैं उसको निकाल के सेव करूंगा। या तो अगर मैं बिजनेस में हूं, कई बार ये बिजनेसमैन की गलती रहती है कि वो खुद कुछ ड्रॉ नहीं करता है। सब अपना ही तो है, जितना घर का खर्चा है बस मैं उतना ही निकालता हूँ, 10-20-30 हजार रुपए। बाकी का तो सब बिजनेस में ही, स्टॉक में। तो ओवर द पीरियड वो स्टॉक में, डेटर में बढ़ते रहता है। और कभी ऐसा कोरोना जैसा टाइम आया तो वो पूरा बैठ जाता है। फिर ना तो उसका बिजनेस के पैसे निकलते हैं और ना उसके पास पर्सनल सेविंग रहती है। तो पे योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे आप बाकी एम्प्लॉय को सैलरी देते हो वैसे ही खुद को भी सैलरी दो कि आप ही के जैसे कॉम्पिटेंट कोई पर्सन आपके ऑफिस में काम करता रहता और आप ही के जैसा रिस्क लेता था, आप ही के जैसा मेहनत करता था, आप ही के जैसा टैलेंटेड होता था, रिसोर्सेस लगाता था, तो उसको आप कितना पैसा देते थे मंथली? कम से कम वो देने की तरफ आगे बढ़िए। हर साल थोड़ा थोड़ा अपना ड्राइंग बढ़ाइए। तो जब आपके पास ड्राइंग आएगा तो उसमें से आपका सेविंग प्लान फिक्स कर दीजिए कि भैया ये इतना तो मेरे को परसेंटेज बचाना ही है। थंब रूल ये है कि एटलीस्ट 30% ऑफ योर मंथली अर्निंग यू शुड सेव कंपल्सरीली। और अगर आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना है तो ये परसेंटेज को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। सेकंड है, बजट को स्टिक करिए। जब आपको मालूम है कि यहाँ से इतना पैसा आएगा और यहाँ इतना खर्चा करना है, तो कितना आप बना रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो, अगर ये आपके पास बजट में रहेगा तो आपकी सेविंग भी बजट के अंदर होगी। प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारा कुछ बजट नहीं रहता
तो हम सोचते हैं कि जो बचेगा आखिरी में उसको बचा लेंगे, और आखिरी में कुछ बचता नहीं, क्योंकि खर्चे तो इतने सारे हैं। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो कई चीजें जो पहले शायद हमारे हमारे बचपन में इंडिया में देखने को नहीं मिलती थी, आजकल तो हर चीज अवेलेबल है और अपने बजट में है, तो हम ले लेते हैं। जरूरत है नहीं है, तो उसके लिए पहले अपनी इनकम के हिसाब से अपना बजट बनाइए और फिर खर्चा करिए। थर्ड स्टेप है, आपकी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करिए। यानी ईसीएस, जैसे आप ईएमआई करते हो लोन में, तो आपको मालूम है कि झक मार के वो पैसा आपके लोन का ईएमआई पे होता ही है। वैसे ही आप सेविंग का ईएमआई बना दीजिए कि भैया मंथली इतना निकल के, या तो एसआईपी हो जाएगा, या तो गोल्ड में सेव हो जाएगा, या तो कोई पॉलिसी में पेमेंट हो जाएगा, या तो कोई रियल एस्टेट में सेव हो जाएगा। आपकी जेब में आने के पहले वो पैसे ऑटोमेटिक सेविंग में चला जाना चाहिए। तो आपको फिर वो एक वो जो जिसको बोलते हैं खुजली खर्चा करने की, वो कम हो जाती है कि भाई जेब में पैसा ही नहीं है, बैंक में पैसा ही नहीं दिख रहा, तो खर्चा क्या करेगा। तो मान लो आपका फर्स्ट वीक में इनकम आती है, तो 7 तारीख 10 तारीख को आपके ऑटोमेटिक बैंक से डिडक्ट होके आपकी सब सेविंग हो जानी चाहिए। ये आपकी सेविंग बढ़ाएगी। कभी आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको बोनस मिलता है, या बिजनेस में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, या कोई सीजन आता है दिवाली होली जहाँ पे बहुत ज्यादा सेल होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो वो जो इंक्रीज आता है उसमें से वो पोर्शन निकाल के आप सेविंग में डालिए, बजाय इसके कि उसको लाइफस्टाइल इंक्रीज में लगाए। वो आपकी, क्योंकि आपकी मंथली तो बहुत टाइट रहेगा कि जहां से पैसा आ रहा है जहां जा रहा है, लेकिन ये जो सरप्लस लमसम आता है, इसको भी अगर आपने प्रॉपरली निकाल के सेविंग में डाल दिया, तो आपका ये सेविंग का जो कॉर्पस बनाने का स्पीड है वो बढ़ जाए। और लास्ट है, आपका सेविंग का माइलस्टोन बनाइए कि भैया कितने टाइम तक मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, मेरा पहला 1 करोड़ रुपए की सेविंग कब होगी, मेरे 5 करोड़ की सेविंग कब होगी, मेरे 10 करोड़ की कब होगी, और कैसे होंगी, फिर बैक कैलकुलेशन। तो इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए। कभी आपको जरूरत पड़े तो हमारे साथ भी बैठ सकते हैं, हमारी टीम के साथ बैठ सकते हैं। तो हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने माइलस्टोन बना सकते हैं, अपने सेविंग को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, बजट कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे तो आपकी सेविंग ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी, और 5-7 साल में आपको दिखेगा कि अरे इतने सारे पैसे मेरे पास बच गए। हमने कई क्लाइंट्स का जिनका 5,000 10,000 रुपये महीने सेविंग से शुरू किया था, आज वो 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि जब ये आदत है, आपको ये नहीं सोचना है कि 5,000 से 5 करोड़ कैसे पहुंच गए, नहीं। पहले जब आप दौड़ना, मैराथन दौड़ना शुरू करते हैं तो पहले वॉक करते हैं, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो आप 1-8 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लगता आप 21 और 42 भी कर लेते हैं। जब आप शुरू करते हैं ये आदत, तो धीरे धीरे आपको लगता है अरे ये तो बहुत इजीली हो रहा है, मैं 5 का 25 कर सकता हूँ, मेरे को 2-4 लाख रुपए लमसम आए उसको मैं सेव कर सकता हूँ। और धीरे धीरे आप ऐसे कॉर्पस तक पहुंच जाते हैं। कई हमारे यहाँ प्री रिटायरमेंट वाले क्लाइंट हैं, जिनको हमने उनके रिटायरमेंट के 5 साल 10 साल पहले ही बता दिया था कि ये कॉर्पस तक आपको पहुंचना है। आपको इतना पैसा, अगर मान लो लाख रुपए महीना आपको चाहिए, तो आपको 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, और ये इतने साल में बनाना है। तो उस टाइम शायद उनके पास 5-10 लाख भी नहीं होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड करते करते वो अपने टारगेट तक पहुंच गए, और आज बड़े आराम से घूमते हैं, और लोगों को बताते भी है कि मेरा सब काम बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी अपने लाइफ में यूज करी। फंडा यही है कि खर्चा होने के बाद जो बच जाए उसको मत बचाइए, बचाने के बाद जो बच जाए उससे खर्चा करिए, इसी से सेविंग हो। पांचवा रिजोल्यूशन आपका होना चाहिए कि आई विल मैनेज माई डेट्स। ये बहुत बड़ी एक और प्रॉब्लम है जिसके कारण आपकी सेविंग नहीं होती है। रोज दिन में हमको 10 15 20 फोन आते हैं कि सर आपका क्रेडिट कार्ड नया हमने सैंक्शन कर दिया है, मैडम आपका पर्सनल लोन विदाउट सिक्योरिटी हमने
आपको अप्रूव कर लिया, बस आप ये 4 स्टेप करिए, और हमको दिखता है कि अरे यार इजी पैसे आ रहे। इजी पैसे नहीं है, उसको बाद में चुकाना है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। क्रेडिट कार्ड अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% भी होता है, 3% पर मंथ। पर्सनल लोन 15% के होते हैं, 12% के होते हैं। तो आपको सही में उस चीज की जरूरत है, नहीं है? तो दो टाइप के डेट होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। गुड डेट वो होता है, अच्छा लोन वो होता है जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपका कैश फ्लो अच्छा करता है। जैसे मान लो आपने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया और उससे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और रेंटल इनकम बना दी, या आपके बिजनेस के लिए लोन लिया कि भैया लिया तो अपन ने 8% पे, लेकिन हमारा बिजनेस दे रहा है 25, 30, 40%, वो प्रोडक्टिव है। आपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन स्टूडेंट लोन लिया। तो इस टाइप के अगर कोई लोन आप लेते हैं जो आपके आउटफ्लो से जिसका इनफ्लो फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, सिर्फ गैम्बलिंग करके नहीं, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लॉट लेके डाल देता हूँ, ये 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या करोगे? हमेशा ये भी सोचना, और उतना ही करना जितना नहीं हुआ तो भी आप जिसको सस्टेन कर सके। ये फिर भी ये लोन जिससे आपकी फ्यूचर इनकम जनरेट होगी वो गुड डेट्स होते हैं। लेकिन कई लोन ऐसे होते हैं जो चीजों को खरीदने के लिए करते हैं जिसकी वैल्यू तुरंत कम हो जाती है और जिनकी इनकम नहीं आती, वो तो पक्के बैड लोन्स है। जैसे क्रेडिट कार्ड का डेट मैंने बताया, महंगी गाड़ियां ली उसके लिए कार लोन ले रहे हैं, शोरूम से बाहर निकालिए वो 60 लाख की गाड़ी 40 की हो जाती है। पर्सनल लोन ले रहे हैं कि भैया फेस्टिवल आ गया, चलो कहीं या कहीं घूमने जाना है, हॉलीडेज के लिए आजकल लोन मिलते हैं। आपके पास है और आपने उसका प्रोविजन किया है, बिल्कुल उसको एंजॉय करिए, लेकिन लोन लेके मत करिए, क्योंकि आप फ्यूचर इनकम दाव पे लगा रहे हैं। और ये तो खत्म हो गया, अनवांटेड परचेस, नया टीवी 65 इंच का, 0 EMI, 0 इंटरेस्ट EMI, ऐसे कई चीजें आपको मिलेगी। जिसकी जरूरत आपको है नहीं है, थोड़ा सोचिए। तो जब आप गुड डेट और बैड डेट को अवॉइड करते, गुड डेट को यूज करते हैं, तब भी आपकी इनकम बढ़ती है, खर्चे कम होते हैं, सेविंग को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल गोल के करीब पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बोरोवर हमेशा लेंडर का गुलाम रहता है। हम अपने खून पसीना लगाते हैं, महीना भर काम करते हैं, और अगर बहुत सारी EMI बांध के रखी है तो हमारे जो खून पसीने की कमाई है वो बैंक के पास जाती है, या तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास जाती है, या तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है। हम उनके लिए हमाली कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। अपना जो इंटरेस्ट आ रहा है, उन्होंने कहीं से जो फंड रेज किया होगा उसका पैसा चुका के भी उनके पास प्रॉफिट बचता है। तो हम उनके लिए अच्छे मैनेजर हैं, अच्छे एम्प्लॉय हैं। तो देखिए कि किस चीज के लिए आपको लोन लेना है, किस चीज के लिए अवॉइड करना है। सिक्स्थ रिजोल्यूशन है कि मैं प्रॉपर एसेट एलोकेशन करूं। क्या होता है हमारे को कई बार, ये ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज में हम कंफर्टेबल होते हैं या जिस चीज का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, हम पूरे पैसे उसी में डालते हैं। मान लो शेयर मार्केट में अभी जो लोग घुसे होंगे पिछले साल भर में, और उनको कमाई दिख गई होंगी, तो उनको लगता होगा अरे यार FD तो बेकार है, पॉलिसी बेकार है, कहीं और डालना ही नहीं, सब निकाल के शेयर मार्केट में डाल। या जिन्होंने अभी 4 5 साल पहले प्रॉपर्टी लिया होगा, जब प्रॉपर्टी का स्लैक सीजन था, और अभी सडनली प्रॉपर्टी में बूम आ गया और 2 गुना 3 गुना प्रॉपर्टी की रेट हो गई, तो उनको लगता होगा अरे यार इससे बढ़िया कुछ नहीं है, सब चीजें बेचो और प्रॉपर्टी खरीदो। तो एक ही जगह कंसंट्रेशन से अगर वो बेट चल गया, जुए जैसा है कि आपने वो जुए के टेबल पे एक कॉइन रखा है, आपके नंबर पे वो आ गया, तब तो आपने बहुत कमा लेंगे, लेकिन उसके जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो बहुत कम रहती है। तो अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए।
अलग अलग इस पे लगाइए, ताकि कोई भी जगह वो आके कांटा आके रुके, आपका पैसा उसमें होना चाहिए। तो आपके पैसे कहाँ कहाँ होने चाहिए? आपके स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में होने चाहिए, गोल्ड सिल्वर में होने चाहिए, रियल इस्टेट में होने चाहिए, बॉन्ड्स यानी जो फिक्स्ड इनकम देते हैं, पॉलिसीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए, एफडी हो गए, कैश टाइप के चीजें हो गई, लिक्विड वाली, लिक्विड फंड हो गए। तो इस टाइप के हर एसेट क्लास में अलग अलग आपके पैसे होने चाहिए। ये आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा। एक इसका साइंटिफिक टूल भी है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल पिरामिड मेथड। वो नेट पे भी अवेलेबल है, किसी को अगर समझना हो तो हमारे पास भी आके वो समझ सकते हैं कि कौन से एसेट कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। तो ये उसका वो टूल है फाइनेंशियल पिरामिड। वो एक बार आपने समझ लिया तो आप सब एसेट क्लास में बराबर जाते भी हैं, आपको सेफ्टी भी बराबर मिलती है, आपको लिक्विडिटी भी मिलती है, और आपको ग्रोथ भी मिलती है। तो थोड़ा उस चीज को अंडरस्टैंड करिए और प्रॉपर एसेट एलोकेशन कीजिए, बजाय इसके कि जहां ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर भागते रहे, क्योंकि हर ट्रेंड ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। तो जिस टाइम नीचे आएगा तो आप पूरे साफ हो जाओगे। जैसे कहते हैं कि ऑल एग शुड नॉट बी इन वन बास्केट, और यू शुड डाइवर्सिफाई। और लास्ट आपका पावरफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए कि आई विल प्लान फॉर माय पैसिव इनकम। हमने एक्टिव इनकम की बात की थी, लेकिन एक्टिव इनकम में हमारा माइंड बॉडी टाइम लगता है। आप जब तक वहां बैठे हो, उस ड्राइविंग सीट पे हो, तब तक वो इनकम आएगी। आपने वो स्टीयरिंग छोड़ दिया तो वो इनकम नहीं आएगी। तो ये कब तक आप करोगे? आपको डिसाइड करना है कि मेरे एज के कौन से साल तक मैं ये करना चाहूंगा। क्या 60 साल तक करना चाहूंगा, 55 तक करना चाहूंगा, 50 तक करना चाहूंगा, 40 तक करना चाहूंगा? और उसके बाद मेरे बिना काम किए भी मेरे सिस्टम से, मेरे इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाए। अगर ये प्लानिंग आपको चाहिए तो वो आज से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए अगर आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस आज नहीं है, अगर कॉर्पस है तो आप इमीडिएटली भी शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कम से कम एक 10-15 साल का पीरियड लगता है। तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो सबसे बढ़िया है कि भैया, अगर आप 25 साल में काम करना शुरू कर रहे हैं तो 40 साल की एज से आप टोटली फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। फिर आपको जो पैशन है आप वो चीज करिए, पैसे के लिए काम नहीं मत करिए। आपको कोई स्टार्टअप बनाना है, या आपको कोई सोशल काम करना है, या एनजीओ में काम करना है, या आपकी कोई हॉबी है वो करना है, आप बहुत आराम से कर सकते हो अगर आप जल्दी शुरू करते हो। तो ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ओल्ड एज में जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें। तो उस टाइम अगर हमारी पैसिव इनकम रही तो हमको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं रहती। तो ये अलग अलग तरीके हैं कि आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। आप पेंशन प्लान लेके एन्युटी से बना सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्ट करके डिविडेंड कमा सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी बना के आप रेंट ले सकते हैं। कोई ऑनलाइन स्टोर आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेस बना सकते हैं। कुछ किताब वीडियो ऐसे बना के जिससे आपको रॉयल्टी मिले, आप वो कर सकते हैं। तो ऐसे कई सोर्स हैं जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो प्लानिंग आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी। तो फिर एक एज के बाद आप अपना वर्किंग स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल वही रहेगी, क्योंकि आपको एक्टिव इनकम को आपकी पैसिव इनकम सब्स्टिट्यूट करेगी। तो ये आज से आपको प्लान करना है। अब पैसिव इनकम भी अलग अलग एज के साथ अलग अलग टाइप की होनी चाहिए। कुछ एज ऐसा रहेगा कि जहाँ आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव रहेगी, आप बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, सब चीज करेंगे, तो जिसको बोलते हैं गो गो ईयर। इस टाइम पे आपके एसेट अलग होंगे जहां से इनकम आएगी। फिर थोड़ा सा एक 60 साल क्रॉस करने के बाद या 70 साल क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा स्लो गो हो जाता है, कि जहां
आप उतना भाग दौड़ या उतनी ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं, थोड़ा घर में रहना पसंद करते हैं या एक क्लोज सर्किट में रहते हैं। और लास्ट रहता है नो गो ईयर की, जहां आपकी हेल्थ मान लो अगर डिटेरियोरेट हो गई, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है या नर्सिंग केयर की जरूरत पड़ रही है, तो उस पीरियड में तो आप मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका गो गो ईयर में पैसिव इनकम रहेगा वो शायद नो गो ईयर में काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी रेंटल इनकम है, तो वो गोगो ईयर में आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हो। आप उसको प्रॉपर्टी को मेंटेन भी कर सकते हो। आप अच्छे किराएदार भी रख सकते हो, उनसे वसूली भी कर सकते हो। हर चीज हो सकती है। कुछ उसमें डिस्प्यूट हुआ तो आप खुद जाके वहां पे उसको सॉर्ट भी कर सकते हो। लेकिन जब आप हेल्थ की कंडीशन नहीं है, मूव नहीं कर सकते, तो आप फिर वो प्रॉपर्टी को मेंटेन करना आपके लिए बहुत भारी काम हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो किसी ने कब्जा कर लिया, आप जाके झगड़ नहीं सकते। मान लो किसी ने आधी रात को फोन करके बोला कि भाई छत से टपक रही है, वाटर आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, तो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। तो अपने जो ये 3 फेजेस आएंगे, उसके हिसाब से भी आपकी पैसिव इनकम अलग अलग आपने प्लान आज से करना चाहिए कि भाई कौन सी पैसिव इनकम मेरे को फर्स्ट स्टेज में ज्यादा पैसा देगी, कौन सी सेकंड स्टेज में देंगी और कौन सी थर्ड स्टेज में। अगर आप इस टाइप से प्लान करेंगे तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको फाइनेंस की कभी कोई तकलीफ नहीं है। और कई लोगों को रहता है कि सिर्फ वो एसेट बनाते रहते हैं कि भैया आज मेरे 10 करोड़ के एसेट हो गए, 100 करोड़ के एसेट हो गए। लेकिन सक्सेस जो आपके रिटायरमेंट का रहता है वो एसेट के बारे में नहीं रहता, वो हमेशा इनकम्स के बारे में रहता है। क्योंकि एसेट चोरी हो सकती है, गुम सकती है, कोई आपको उसको बेवकूफ बना के ले सकता है, कोई उसके ऊपर आपको केस कर सकता है। और आजकल तो अगर डाइवोर्स वगैरह हो गया तो आधी प्रॉपर्टी आपको स्पाउस में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। या कोई मार्केट के हिसाब से आपने कोई एसेट लिया तो वो 30 40 50% डाउन भी हो सकती है। तो एसेट ऐसी चीज है कि थोड़ी सी अ, उसको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको रिटायरमेंट सक्सेसफुल करना है तो एसेट की जगह आपको इनकम पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि मेरी कौन कौन से सोर्स से इनकम आएगी और वो कितनी परमानेंट नेचर की रहेगी। तो जैसे जैसे मान लो आपके पास 100 करोड़ की एसेट है, जैसे हमारे नागपुर में भी ऐसा हुआ था कि रियल एस्टेट में जो एक टाइम पे बहुत बड़े बड़े नाम थे, जब मार्केट स्लम्प हुआ बहुत लंबा चौड़ा, तो उनके पास 100 100 एकड़ की जमीनें थी और प्राइम लोकेशन पे थी। लेकिन उससे इनकम कुछ नहीं थी, जबकि आउटगोइंग उन्होंने बहुत कुछ बना लिया था, उस लैंड के अगेंस्ट में पेमेंट करना था, उनके एम्प्लॉयज को पेमेंट करना था, लोन पेमेंट करना था, इनकम कुछ नहीं आ रही थी। तो वो जो प्रॉपर्टी भी थी वो औने पौने दाम पे लोगों ने उनसे ले लिए, या वो दे नहीं पाए, उनको गांव छोड़ के भागना पड़ा। तो सिर्फ एसेट मत बनाइए, एसेट के साथ इनकम भी बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये अगर साथ आप फाइनेंशियल रिजोल्यूशन बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो ये सब मिलके आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं और एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो वेल्थ इंसाइट की टीम की तरफ से हम आप इस नए साल 2024 में आप सबको विश करते हैं कि आप सब फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़े। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि पैसे के बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं। बाकी चीजों के लिए आप करिए कि भैया मेरी हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, मेरे रिलेशंस को कैसे अच्छा रखना है, स्पिरिचुअलिटी मुझे क्या करनी है, समाज को देने का मुझे क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है। ये सब चीजों के बारे में आप सोचिए। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे वो सोचने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू वेरी मच।